नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी व्याकरण और रचना प्रबोध का अध्याय 2 वर्ण विचार एवं अक्षरिक खंड पढ़ेंगे। इससे पहले हम भाषा, व्याकरण और लिपि का परिचय पढ़ चुके हैं और मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आपको वो तीनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि भाषा क्या है, व्याकरण क्या है और लिपि क्या है ना। आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। तो भाषा के जो 3 अंग होते हैं या 3 विभाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, उनमें से हम आज वर्ण विचार का अध्ययन करेंगे। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हों, वर्ण कहलाते हैं। मतलब वर्ण वह इकाई है जिसके आगे और टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे एक शब्द है पीला। पीला शब्द के यदि टुकड़े करेंगे हम, टुकड़े किए जाएं तो वे होंगे पी धन ला, है ना। पीला ये शब्द थे, इसके हमने 2 टुकड़े के पी और ला। अब पी और ला के भी हम टुकड़े कर सकते हैं। पी में व्यंजन है पे, जो हलंत लगा हुआ है, पी धन ला। अब यदि पी और ला के भी टुकड़े किए जाएं तो होंगे पे जिसके नीचे हलंत है, धन या प्लस ई, तथा ल जिसके नीचे हलंत है प्लस आ। तो ये जो हलंत वाले जो व्यंजन आप देख रहे हैं, वर्ण आप देख रहे हैं, ये व्यंजन कहलाते हैं। ये व्यंजन का शुद्ध रूप है पे और ल। जब इस हलंत वाले पे में, मतलब ये हलंत लगा हुआ जो व्यंजन है ना, इसे हम बोल भी नहीं सकते, इसको उच्चारण भी नहीं कर सकते। इसका उच्चारण हम तब कर सकते हैं जब इसके आगे पीछे और वर्ण हो। जैसे क वर्ण है, हलंत वाला क है, मतलब व्यंजन है, शुद्ध रूप व्यंजन का क है जिसके नीचे हलंत लगा हुआ है, वो हम कब बोल पाएंगे? वक्त। आधा क्या तो हम बोल ही नहीं सकते ना। जब नीचे हलंत लगा हुआ है तो व्यंजन है, लेकिन वो उसमें बिना मात्रा के, बिना स्वर के वह आधा है। समझ गए आप। जब उसमें स्वर मिलता है, पे हलंत में ए मिलता है तो वो पे बनता है, आ मिलता है तो आ पा बनता है, ई मिलती है तो पी बनती है। ई जिसे हम बोलचाल की भाषा में आप बोलते हैं छोटी ई, बड़ी ई, तो बड़ी ई मिलती है तो पी बनती है। जैसे कि भी यहाँ पी है ना। पे में छोटे ऊ की मात्रा लगती है तो पू बनता है, ऊ लगता है, और बड़े ऊ की मात्रा बनती है तो पू बोलते हैं हम उसे। समझ में आ रही बात। ये पूरी जो बारखड़ी हम पढ़ा करते थे, हम पढ़ते थे, आप लोगों को नहीं पढ़ाई जाती है। तो इस तरह से जो ये व्यंजन का रूप होता है, उसमें जब स्वर मिलते हैं, मात्राएं लगती है, तो हम उनका उच्चारण कर सकते हैं। तो ऐसे पे में ई मिला तो हम बोलेंगे उसे पी, और ल जो है व्यंजन, उसमें आ मिला तो उसे बोलेंगे हम ला। तो पी और ला के टुकड़े के तो पे धन ई और ल धन आ। अब यदि पे ई ल आके भी हम टुकड़े करना चाहें तो यह संभव नहीं है, अतः ये ध्वनियाँ वर्ण कहलाती है। मतलब समझ में आ गई बात कि ध्वनि या वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके आगे टुकड़े करना संभव ही नहीं है। अब इससे आगे इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो यही ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं। और ये जो वर्ण हैं या ये ध्वनियाँ हैं ये ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती है। इन्हें हम कहते हैं स्वर तथा व्यंजन। और इन वर्णों के, इन ध्वनियों के मेल से बनते हैं शब्द, शब्दों के मेल से वाक्य, और वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। तो पी और ला मिलकर के बना था एक शब्द पीला, रा और मैं वर्ण मिलकर के बनेंगे राम। फिर उन शब्दों से एक शब्द है राम, 4 शब्द हो जाएंगे या 3 शब्द हो जाएंगे कि राम खाना खाता है। तो इन 3 शब्दों से एक वाक्य बना, और कई वाक्यों से इस तरह से एक अनुच्छेद बनता है, भाषा बनती है। आई बात समझ में। अतः वर्ण ही भाषा का मूल आधार है। हिंदी में वर्णों की संख्या 44 है। मुंह से उच्चारित होने वाली ध्वनियों और लिखे जाने वाले इन लिपि चिन्हों को 2 भागों में बांटा जाता है। मतलब जो हम मुंह से उच्चारित कर रहे हैं ध्वनि, जैसे अभी हम बोल रहे थे पी और ला, और इन्हीं को जब हम लिखेंगे तो ये जो चिन्हों को जो लिखा जा रहा है ना, रूप ये जो लिखा हुआ आप देख रहे हैं, पी ला कैसे लिखा हुआ, पे ई ले और आ, ये कहलाती है लिपि। इनको हम 2 भागों में बांटते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर, अब स्वर किसे कहते हैं तो एक बात आपको समझ में आ गई। वर्ण है भाषा की मूल इकाई या भाषा का आधार। वर्ण जिनके आगे और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसके 2 भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर, जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण या स्वर की सहायता के बोले जा सकते हैं, वे स्वर कहलाते हैं। मतलब स्वर वे ध्वनियाँ होती है जिसका हम उच्चारण करते हैं बिना किसी अन्य स्वर या वर्ण की सहायता के। इसको पारिभाषिक रूप से आप ऐसे समझें कि स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा, जब हम बोलते हैं तो हमारे कंठ से हवा निकलती है और इस मुख विवर से वह अबाध गति से निकल जाती है। मतलब कोई बाधा नहीं आती है, स्वतंत्र रूप से हम स्वरों का उच्चारण कर पाते हैं। मतलब स्वर बोलने के लिए जब हमारी सांस बाहर निकलती है तो स्वर, जैसे ए, आ, ई, ये जो स्वर हम बोल रहे हैं, हम अबाध गति से बिना किसी बाधा के हम इनका उच्चारण कर पा रहे हैं। तो
जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से और स्वतंत्रता से बोले जा सके बिना किसी बाधा के, वे स्वर कहलाते हैं। और ये स्वर हैं 11। ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये जो स्वर हैं ये हैं 11। तो ये सभी ध्वनियाँ ऐसी है जिनका उच्चारण बिना दूसरी ध्वनि के ही किया जाता है। इनमें भी ए, ई और उ ये मूल स्वर हैं। ए, ई और उ जो है ये मूल स्वर हैं। मूल स्वर का क्या मतलब है? यानी जिन स्वरों की उत्पत्ति किन्हीं दूसरे स्वरों से नहीं हुई है वे मूल स्वर कहलाते हैं। इन्हें हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, इन्हें हम लघु स्वर भी कहते हैं, है ना। आगे हम समझेंगे ये ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, लघु स्वर क्या होते हैं। ये ह्रस्व स्वर हैं क्योंकि इनके उच्चारण में दीर्घ स्वरों से कम समय लगता है। अब दीर्घ स्वर क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है और दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में दुगना समय लगता है। जैसे हमने ए बोला, इसमें जो समय लगा इससे ज़्यादा समय आ बोलने में लगेगा, क्योंकि आ में 2 ए शामिल है। ए प्लस ए माने आ, तो ये दुगना स्वर समय लगा ना, तो वो दीर्घ स्वर है। और ये लघु स्वर या मूल स्वर या ह्रस्व स्वर है ए, ई, उ, क्योंकि इनमें जो समय लगा उसका दुगना समय दीर्घ स्वरों में लगता है, इसलिए ये लघु स्वर कहलाते हैं या ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। री का हिंदी में शुद्ध प्रयोग नहीं होने के कारण री ये रे हलंत प्लस ई, है ना। हलंत वाला रे है तो मतलब वो व्यंजन है और इसमें ई मिलती है, वो बन जाता है री, जो कोष्ठक के बाहर लिखा हुआ है, के उच्चारण के रूप में प्रयुक्त होने लगा है। केवल ऋतु, ऋषि, ऋण आदि कुछ शब्दों के लेखन में ही इसका प्रयोग मिलता है। मतलब आजकल जो ऋतु का शुद्ध रूप है उसका प्रयोग बहुत कम होता है। इवन ऋतु भी रे पे छोटी ई की मात्रा लगा करके ही लिखा जाता है। ऋण और ऋषि शायद ये शब्द हैं जो हम शुद्ध रूप में लिखते हैं। इसके अलावा री जब भी जहाँ भी आता है उसे रे और उस पर ई की मात्रा लगा करके लिखा जाता है। आई बात समझ में? तो इसका उच्चारण री होता है। अब स्वर के भेद। स्वर तो अभी हमने बात की थी कि ह्रस्व और दीर्घ। स्वर के 2 भेद होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। फिर स्वर के 2 भेद होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है। समय तो लगता है, स्वरों के उच्चारण में समय लगता है, लेकिन जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये 3 हैं, ए, ई, उ और री। और दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों से दुगना समय लगता है या इन ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये 7 हैं, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। आई बात समझ में? तो ये दीर्घ स्वर हैं, इनको हम और क्या क्या बोलते हैं? लघु स्वर को तो हमने मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, है ना, ये बोला। और इन दीर्घ स्वरों को हम दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, संधि स्वर, गुरु स्वर भी बोलते हैं। गुरु मने बड़ा, दीर्घ मने भी बड़ा। संयुक्त स्वर जिनमें 2 स्वरों का मेल होवे वो संयुक्त स्वर कहलाते हैं। तो इनमें ये जो अब दीर्घ स्वर है आ, उसमें ए प्लस ए तो आ है, ई तो छोटी ई दोनों, है ना, ई प्लस ई तो बड़ी ई बनी। उ उसमें वो जो उ है छोटा उ जिसे हम बोलते हैं उ धन उ तो उ बना, है ना। तो ये हुए दीर्घ स्वर। अब इन जो दीर्घ स्वर हम इतना बताएं उनमें भी ये दीर्घ स्वर 3 है, आ, ई, उ, क्योंकि ये समान स्वरों के योग से बना। ए धन ए, ई धन ई, उ धन उ। अब ए, आई, ओ, औ है, इनको हम संयुक्त स्वर कहेंगे। है तो ये दीर्घ कह रहे हैं मोटे रूप में, लेकिन इनका भी अगर हम और अच्छे से समझ चाहें तो इन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं कि इनमें ये 2 जो भिन्न स्वरों के मेल से बनते हैं। ए कैसे बनता है? ए धन ई, ए और छोटी ई की मात्रा छोटी ई लिखते हैं, ए धन छोटी ई तो ये बनता है ए। और ए धन बड़ी ई तो बनता है आई। और ए धन उ तो ओ और ए धन बड़ा उ तो औ। आई बात समझ में? तो मूल स्वर हुए 3, फिर दीर्घ स्वर भी हुए ये 3 और संयुक्त स्वर हुए 4। तो इस तरह से 4, 3, 7, 3, 10 और एक री, ये 11 हुए स्वर के भेद। और मुझे लग रहा है कि आपको ये स्वर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अंग्रेजी के अ स्वर का भी प्रयोग अब हिंदी में होने लगा है, क्योंकि हमारी हिंदी तो इतनी विशाल हृदय की भाषा है कि दूसरी भाषाओं के शब्दों को सबको अपने अंदर समाहित करती है और अपना रूप अपना और विस्तार करती है। तो ये जो अंग्रेजी का ओ स्वर है उसका भी प्रयोग होता है। वो कैसे होता है? डॉक्टर, कॉलेज, ऐसे शब्दों में, है ना। वो शब्द भी इंग्लिश के होते हैं जिन्हें हम हिंदी में लिखते हैं और उन्हीं पर वो अंग्रेजी का ओ की मात्रा लगती है। आई बात समझ में? अब है व्यंजन।
तो आपको स्वर समझ में आ गए हैं कि स्वर ऐसी ध्वनियाँ हैं जिनका हम जब उच्चारण करते हैं, जैसे ए आ ई आप बोल के देखिए, आपके गले से ध्वनि निकल रही है और मुंह से सीधे बाहर आ रही है। और अब आप जब आपको ये बात समझ में आ गई तो आपको व्यंजन भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि व्यंजन में कैसे बाधा उत्पन्न होती है और स्वर किस से निर्बाध रूप से बाहर आते हैं। मुख विवर से जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। आई बात समझ में। और मूल रूप से व्यंजन स्वर रहित होते हैं। ये बताया ना मैंने, मूल रूप से व्यंजन, जो व्यंजन जैसे पै लिखा हुआ है उसके नीचे हलंत लगा हुआ है तो वो व्यंजन है, शुद्ध व्यंजन है, मूल व्यंजन है। और उसमें जब स्वर मिलता है ए, तब वो बोले जाने लायक होता है, तब हम उसका उच्चारण कर पाते हैं। तो जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। मतलब मूल रूप से व्यंजन स्वर रहित होते हैं। जो व्यंजनों का शुद्ध रूप आप देखेंगे उनमें स्वर मिला हुआ नहीं होता है। व्यंजन के उच्चारण में, है ना, तो अब व्यंजन को जैसे हमने स्वर के बारे में बोला, तो व्यंजन के उच्चारण में मुख विवर से, मतलब व्यंजन के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली सांस मुख के किसी अवयव यानी उच्चारण स्थान से बाधित होती है। इसका मतलब ये है कि जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो जो हमारे फेफड़ों से जो हवा या जो सांस गले के माध्यम से बाहर निकल रही होती है, मुख से बाहर निकल रही होती है, तो वो स्वरों की तरह निर्बाध रूप से नहीं बोली जाती। आप बोल के देखिएगा, क ख ग घ च छ ज झ, ये जो व्यंजन है इनमें स्वर हैं, स्वरों की सहायता से तो बोले जाते हैं, लेकिन आप उच्चारण करते समय ध्यान दीजिएगा कि ये हमारे मुंह के किसी न किसी अवयव से छू करके या टकरा कर निकलती है। ये अभी आपको कम समझ में आ रहे होंगे तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे ट ठ ड ढ, ये देखिए च छ ज झ, इनका उच्चारण करें तो आपकी जीभ कहाँ कहाँ टच कर रही है, किस किस को छू रही है। तो मुख से, फेफड़ों से, गले से जो हवा तो निकली, लेकिन मुंह में वो ये जिह्वा कहीं ना कहीं किसी को छू रही है, तो इससे वो हवा जो निकलने वाली थी मुंह से वो बीच में अटक करके, टकरा करके, रुक कर निकल रही है। आप उच्चारण करके देखिए स्वरों का, तो स्वरों में आपकी जिह्वा बिल्कुल सीधी रहती है। और जब व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो जिह्वा मुख के किसी न किसी अवयव को टच करती है, छूती है। जैसे ट ठ ड ढ का उच्चारण आप अच्छे से करके देखिए, वो जिसको छू रही है उसे मूर्धा कहते हैं। और च छ ज झ ई ये जिनको टच कर रहे हैं उसको तालु बोलते हैं, और इसीलिए उनको हम तालव्य और मूर्धन्य वगैरह बोलते हैं। त थ द ध बोलेंगे तो आप देखो आपकी जीभ दांतों को छू रही है, त थ द ध न, है ना। ये जीभ जो है आपके दांतों के बीच में आ रही है, तो ये दांतों से टकरा के निकल रही है। इनका उच्चारण करते समय जो ध्वनि है या जो सांस है वो दांतों से टकरा करके दांतों को छू करके निकल रही है, मतलब जीभ दांतों के बीच में आ रही है। ऐसी पे फे बे भे में, तो इसमें हमारे होंठ मिलते हैं। आ रही बात समझ में? अपने अब अच्छे से समझ में आ रहे होंगे कि स्वर और व्यंजनों का उच्चारण कैसे होता है। तो व्यंजन के उच्चारण में मुख विवर से निकलने में कुछ या पूर्ण रूप से बाधा उत्पन्न होती है। मुख विवर से व्यंजन का उच्चारण हम एकदम सीधे नहीं कर पाते हैं। मुख के किसी अवयव से टकरा कर या छूकर जब वह सांस निकलती है तब हम उन व्यंजनों का उच्चारण कर पाते हैं, और इसके आधार पर ये व्यंजन जो है तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य, ओष्ठ्य, कंठ ऐसे कहलाते हैं। हमारी बात समझ में? आपको एकदम से अगर ये नया लग रहा है, मतलब ये जो बात बता रही हूँ मैं वो एकदम नहीं लग रही है, तो आप इसको 2 बार 3 बार सुने और लिख करके भी देखें कि हलंत वाले व्यंजन लिखे। हलंत में लिखा, पहले हलंत रूप में लिखा व्यंजन का शुद्ध रूप, फिर उसमें स्वर मिलाया तो क ख ग घ, ये सारे हलंत वाले लिख दीजिए। फिर इनके साथ ए लिखेंगे तो क ख ग घ जो हम बोल रहे हैं वो बोल पाएंगे। आ के मात्रा लगाएंगे तो वो का खा गा घा वगैरह, और ई के मात्रा लगाएंगे तो की खी घी वगैरह। आप चाहें तो अपने मन से आप बारखड़ी के रूप में लिख लें इनको, सारे व्यंजनों पे मात्राएं लगा दें, क का की कुक्कू के कई को कऊ, तो ये सारे आपके व्यंजन, ये बारखड़ी हो गई। कम कह, ये हम पढ़ेंगे आगे। अनुनासिक वगैरह ये जो रूप है इनका हम अभी बाद में आगे पढ़ेंगे, अभी हम ये पढ़ रहे हैं। तो हल चिन्ह, हाँ कहाँ पढ़ी थी मैं? तो जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वह किसी स्वर की सहायता से ही उच्चरित होगा। जैसे पै का उच्चारण करने पर पै, इसके नीचे हलंत लगा हुआ, ये जो चिन्ह है ना इसे हलंत बोलते हैं। ये चिन्ह इससे से लगा, और यही चीज़ चिन्ह जब इधर हो जाता है तो वो रे की मात्रा हो जाती है ना। कई बच्चे बहुत ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, थोड़े लापरवाह होते हैं, तो वो जब हलंत लगाने वाले होते हैं तो या तो उनको रे की तरह लगा देते हैं या रे की मात्रा लगाते हैं, तो मतलब रे की मात्रा लगाते हैं जब रे को हम नीचे लिखते हैं, है ना, किसी व्यंजन के साथ रे। जैसे प्र, तो पे में रे लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? वो जो रूप है वो इसकी मात्रा क्या है, और ये जो इससे लिखा जाता है ये है हलंत।
आए बात समझ में। तो ये हलंत पे हलंत वाला प्लस ए की सहायता से उच्चारित होगा, तब हम बोल पाएंगे पे। आदि बात समझ में। हल चिन्ह व्यंजन के स्वर रहित होने का परिचायक है। मतलब हल चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब आप समझ लो कि इस व्यंजन में स्वर नहीं मिला हुआ है, और हम स्वर मिलाएंगे तब ये हलंत हट जाएगा और उसे हम मुंह से बोल पाएंगे। स्वर रहित व्यंजन के साथ हल का चिन्ह लगाया जाता है, या फिर खड़ी पाई वाले व्यंजन चिन्हों की खड़ी पाई हटा दी जाती है, उसके अर्थ रूप का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो व्यंजन जिनके नीचे हलंत लगा हुआ है ना। एक तो व्यंजनों में खड़ी पाई होती है, जैसे आपने पे फे पे लिखा, पे उसका उसमें जो पाई में आगे और ये इसमें देख, हाँ इसमें उदाहरण दिया हुआ है, जैसे अपराह्न, पाठ्य, विद्या, पट्टा आदि। तो अपराह्न में है के नीचे हलंत है, तो ये जो है इसमें पाई नहीं है। पाठ्य ठे के नीचे हलंत है, इसमें पाई नहीं, इसलिए इनके यहाँ हलंत लगा है। विद्या दे के साथ पाई नहीं है। अब पाई क्या होती है जो भी अभी आप समझ जाओगे, मैं अभी समझाती हूँ। दे के नीचे हलंत लगा हुआ है, टे के नीचे हलंत लगा हुआ, पट्टा में टे के नीचे हलंत लगा हुआ है। तो ये हलंत लगे हुए हैं, इनमें स्वर नहीं है, ये आधे व्यंजन है। आधे व्यंजन में इसलिए बोल रहा हूँ आपको बोलचाल की भाषा में कि वो व्यंजन शुद्ध रूप में है, इनको हम आधा व्यंजन बोलते हैं। इनको आप अलग से बोलना चाहें तो इनका उच्चारण नहीं कर सकते। इनको दो आगे पीछे जो वर्ण दिए हुए हैं, अपराह्न, पाठ्य, विद्या, पट्टा, तब आप बोल पा रहे हैं, बाकी आप उनको उच्चारण नहीं कर सकते। और ये जैसे ए है, पे है, रा है, न है, इनमें जो ये डंडा लगा हुआ इसे हम बोलते हैं पाई। तो जब इनका हम व्यंजन शुद्ध रूप लिखते हैं तो ये पाई को हटा देते हैं और ये व्यंजन आधे, ये मूल व्यंजन हो जाते हैं, है ना, व्यंजन का शुद्ध रूप हो जाते हैं। जब हम ये लिख रहे हैं अपराह्न या ए के पे का डंडा हटाया तो वो आधा पे हो गया, न का डंडा हटाया या पाई हटाई तो आधा न हो गया। आ रही बात समझ में। ये का डंडा हटाया तो आधा ये हो गया। आप लिखते हैं ना पाठ्य पुस्तक, पा ठे आधा, और ये है ना विद्या, ये तो खैर बिना मतलब हलंत वाले हैं, जिनके नीचे हलंत लगाया और जिनके पाई होती है उन पाई को हटा देते हैं, तो वो व्यंजन का मूल रूप या शुद्ध रूप हमारे सामने आ जाता है। यानी हम इनका जो शुद्ध रूप होता है वो अर्ध रूप के रूप में प्रयोग करते हैं। हिंदी व्यंजन अभी देख लीजिए, हिंदी व्यंजन निम्नानुसार है। ये इनको मैं बोल रही हूँ तो समझ लेना कि इनमें स्वर मिला हुआ है, और ये जो लिखे हुए ना इनका मैं उच्चारण नहीं कर सकती, ना आप कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता। ये इनका व्यंजनों का शुद्ध रूप है, और अगर मैं इनको बोल देती हूँ तो समझ लीजिए इनमें स्वर मिला दिया गया है। तो ये व्यंजनों का जो शुद्ध रूप है सबके नीचे हलंत लगा हुआ है। के, खे, गे, घे, घे, चे, छे, जे, झे, ये, टे, ठे, डे, डे, ढे, ढे, णे, ते, थे, दे, धे, ने, पे, फे, बे, भे, में, ये, रे, ले, वे, शे से है। आई बात समझ में। तो जो पाई वाले थे वो जब किसी शब्द में आते हैं तो उनकी पाई हटा दी जाती है, और जो बिना पाई वाले व्यंजन हैं वो किसी शब्द के बीच में आते हैं तो उनके नीचे हलंत लगा दिया जाता है। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, लेकिन आपको बीच में परेशानी भी हुई होगी, थोड़ा गड़बड़ भी महसूस होगा कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इसको आप एक बार दो बार वापस पढ़ेंगे और लिख करके देखेंगे या थोड़ा सोचेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा कि स्वर और व्यंजन क्या होते हैं, और ये आपको अच्छे से समझ में आए उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। एक बार और इसे रिवाइज कीजिए और अपने हाथों से अपनी कॉपी पेंसिल साथ में लेकर बैठिए, ताकि कॉपी में लिख भी लीजिए, तभी आपको ये चीज़ें याद रहेगी। ठीक है, मुझे विश्वास है आपको ये जो हिस्सा, जो अंश मैंने पढ़ाया वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको समझ में आया है, पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी अवश्य बजाएं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊंगी, जब भी मैं पाठ पढ़ाऊंगी, उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। धन्यवाद।